दोस्तों नमस्कार। मनाइए ये देश अमृतकाल को सही मायने में जी ले। मनाइए इस देश के भीतर की संसदीय राजनीति जो 1952 से चलते चलते 2022 तक ऐसी परिस्थितियों में देश को फंसा चुकी है कि इस देश के सामने बड़ा सवाल यही हो चला है, वह इस राजनीति से पल्ला झाड़े तो कैसे झाड़े। इस राजनीतिक सिस्टम को किस तरीके से जनता अपने पैरों तले कुचल दे और भारत की राजनीति में अमृतकाल यकीनन एक नए शानदार तरीके से जगमगाता हुआ दिखाई दे जाए। क्या यह संभव है? राहुल गांधी की पदयात्रा या तो भारत की राजनीति को पूरे तरीके से बदल डालेगी या फिर कायाकल्प सिर्फ कांग्रेस का होगा या फिर भारत की संसदीय राजनीति का सिस्टम इस पदयात्रा को भी हड़प लेगा। कहां पर आप खड़े हैं, कहां पर भारत की राजनीति खड़ी है? भारत की राजनीति में सत्ता की तरफ बढ़ते हुए कदम कहीं जनता के साथ कदम मिलाने को तैयार भी हैं या फिर भारत के भीतर में मॉरल पॉलिटिक्स करते हुए राहुल गांधी पहली बार इस देश को एक साथ कदम ताल करना सिखाना चाहते हैं। यानी एक तरफ राहुल गांधी की मॉरल पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रियल पॉलिटिक्स। इन्हीं दो स्थितियों में यह देश चल रहा है और राहुल गांधी बार बार सत्ता से दूर होते चले जाते हैं क्योंकि वह रियल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मॉरल पॉलिटिक्स हो, नैतिकता का बोध लोगों के भीतर हो, लोग ईमानदार हो, राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर जो निर्णय ले वह सिर्फ दिखाने वाले नहीं हो, जो कह रही है और गवर्नेंस के तौर पर जो हो रहा है उसके सरोकार इस देश की जनता के साथ होते चले जाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा लगता है इस देश में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी यूं ही नरेंद्र मोदी नहीं बने और होते होते ऐसी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में जब संविधान में दर्ज शब्द भी छोटे पड़ने लगे हों और इमरजेंसी का ऐलान करना ना हो, बल्कि इस तरीके का सिस्टम इस देश के भीतर चल पड़ा हो जहां पर एक तरफ सत्ता जिन शब्दों को कहे लोकतंत्र के चारों पिलर उसी तरीके से उसका बखान कर दें और फिर जनता के पास सूचना तंत्र भी कमजोर हो जाए। ऐसी स्थिति क्या वाकई इस देश में पहले थी? कुछ हद तक हर कालखंड में रही है। मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था को लेकर भी आवारा पूंजी के सवाल बहुत उठे हैं। इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म जब पीवी नरसिम्हा राव कर रहे थे उस वक्त भी भारत के सोशलिज्म के भीतर से चंद आवाजें उठती थी और जब नेहरू भी थे उस वक्त भी समाजवादियों का एक अलग कुनबा इस बात को लेकर तय करता था कि किस तरीके से राजनीतिक सत्ता पर खर्च कितना होता है और इस देश की आय 2 से 3 आने में क्यों टिकी हुई है। यह सवाल कोई आज के नहीं है, यह सवाल हर प्रधानमंत्री के काल में रहे हैं, लेकिन उसकी पराकाष्ठा मौजूदा वक्त में क्यों है? और मौजूदा वक्त का जिक्र होते ही बार बार लोग अतीत के प्रधानमंत्रियों के काल को देखकर चुप क्यों हो जाते हैं और दाएं बाएं देखते हुए सहमति क्यों लगा देते हैं कि दरअसल मौजूदा वक्त की सरकार तो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, ये राष्ट्रभक्ति में डूबी हुई है, इसको धर्म की चिंता है या इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों को हिंदुत्व तले लेकर आना चाहती है, इसमें हर्ज क्या है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं और जिन सवालों से जिस तरीके से लगातार जूझ भी रहे हैं उसमें वही कांग्रेसी अगर उनका साथ छोड़ते हैं जिन कांग्रेसियों के जरिए कांग्रेस की पहचान बनी, तो फिर क्या कांग्रेस अपने तौर पर अब उस स्थिति से आगे निकलना चाहती है या राहुल गांधी चाहते हैं कि वो आगे निकल जाएं? सवाल वही है। इस देश के भीतर में मॉरल पॉलिटिक्स चलेगी या रियल पॉलिटिक्स चलेगी? मैकियावेली का प्रिंस पढ़िए कभी, उसमें उन्होंने रियल पॉलिटिक्स का जिक्र किया है और साफ तौर पर लिखा है किसी भी राजनीतिक सत्ता को वहां के मानव समाज को समझना होगा। और मैकियावेली अपने तौर पर यह मानते रहे कि मानव कहीं से भी ईमानदार नहीं होता है, वह कुटिल होता है, शातिर होता है, उसकी लालसा उसकी संपत्ति को बढ़ाने को लेकर होती है, तो राज को भी यानी राज्य सरकारों को भी उतना ही क्रूर होना पड़ेगा। यह रियल पॉलिटिक्स की एक परिस्थिति है।
लेकिन राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब सबकी आंखों के सामने है कि इस देश के भीतर में अगर महंगाई सामने है तो सरकार का मिजाज शाही है, इस देश के भीतर में बेरोजगारी चरम पर है, तो दूसरी तरफ विकास की चकाचौंध और उसके आंकड़े बताने के लिए बेचैन है कि देखिए बेरोजगारी कोई मायने रखती नहीं है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि का पैसा भी आने वाले वक्त में सरकार देने को तैयार नहीं होगी। ऐसी स्थिति इसलिए आ सकती है क्योंकि सरकारी नौकरी खत्म हो चली है और सरकार का ज्यादा बजट पेंशन पे खर्च होता है, वहां से भी वो पल्ला झाड़ रही है और नौकरी जो देने की स्थिति है, जो सेना में भर्ती जिस तरीके से है उसी तरीके से इस देश की सरकारी नौकरियों को भी क्यों नहीं लागू किया जा सकता है। यानी एक पूरा सिस्टम इस देश के भीतर में 75 अमृतकाल के साल में धराशायी नहीं हुआ, बल्कि उस पराकाष्ठा पे पहुंच गया जहां पे सारी चीजें नंगी आंखों से आप देख सकते हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि करप्ट है सरकार तो है, महंगाई से बेचैन नहीं है तो नहीं है। इस देश के भीतर में इस दौर में बड़ी तादाद में करप्शन ऊपर बढ़ते चला जा रहा है और वो सिस्टमाइज होकर व्यवस्था का हिस्सा बन गया है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार इस बात से बेचैन नहीं है कि आपके घर के भीतर जो चूल्हा जलेगा वो कैसे जलेगा, रोजी रोटी होगी तो कैसे आएगी। सरकार इस बात से बेचैन है कि दरअसल हम जिस वेलफेयर स्कीम के तहत इस देश को बांधना चाहते हैं उसमें राजनीतिक सत्ता मजबूत होती चली जाए, चाहे देश की इकोनॉमी डामाडोल क्यों ना हो। और देश पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर कैसे हो जाए, इसका जवाब भी किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता के दायरे में आपको नहीं मिलेगा। रियल पॉलिटिक्स क्रूर होते होते इस देश के नागरिकों से सरोकार भूल गई, उनकी जरूरतों से खुद की जरूरतों के तालमेल को भूल गई। लेकिन राहुल गांधी अगर मॉरल पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं तो इस देश की 2-3 परिस्थितियों के अतीत के पन्ने हमें लगता है आज आपको खोलने होंगे, क्योंकि जब हम मैकियावेली का जिक्र कर रहे थे तो मैकियावेली को माना जाता था कि वो एक बड़ा सफल कूटनीतिज्ञ था। जिस भी राज्य में जाता था वहां की राजनीतिक अवस्था के मूल आधार को खोज निकालता था और उसके बाद राजनीति का जो स्वरूप देता था उसमें मानव प्रकृति को अध्ययन करके जो रिजल्ट आता था उसी हिसाब से राजनीति चलनी चाहिए, यह वो लगातार बताता था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि मैकियावेली का कहना था कि दरअसल अध्ययन के बाद जो निकल कर आता है उसमें आदर्श की संरचना नहीं हो सकती है। आदर्श अगर पॉलिटिक्स करेगी, राज्य करेगा तो वह कोरे सिद्धांत के तौर पर होगा और इसकी उपयोगिता कोई नहीं रहेगी। तो क्या राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं और 5,000, 10,000, एक आध दिन तो 70,000 तक भीड़ पीछे चल पड़ी, क्या यह भीड़ और कदम एक साथ चलते हुए भारत की राजनीति को, जो कि रियल पॉलिटिक्स पर ध्यान देती है, उसकी सत्ता की टोपी उछाल सकते हैं और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं? यह सवाल है। दूरी पे मत जाइए, समझिए भारत के अंदरूनी तौर पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था की तमाम करप्ट स्थितियों ने कितना पैनापन तरीके से अपने आप को जड़ों में जमा लिया है। उसको उखाड़ फेंकते हुए ईमानदारी का जिक्र करना और उन सिद्धांतों का जिक्र करना जो आदर्श के साथ चले, हमें लगता है कुछ पन्ने इसलिए खोलने की जरूरत है। याद कीजिए 1993 28 जुलाई पार्लियामेंट के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने घूस ली थी और घूस लेकर उस वक्त की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाया था। वह सरकार जिसने इस देश में आर्थिक सुधार का कुछ ऐसा ढांचा खड़ा किया कि उस इकोनॉमिक रास्ते पर चलते हुए भारत आज 5 ट्रिलियन का सपना भी देख रहा है और दूसरी तरफ असमानता भी चरम पर है। यानी राजनीतिक सत्ता उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए करप्ट हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या करप्ट नहीं हो सकता है? और भारत के भीतर की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, उन स्थितियों के भीतर करोड़ों लोग जो रहते हैं, क्या
आर्थिक सुधार और बाजार अर्थव्यवस्था उनके अनुकूल है? यह सवाल भी कोई भी खड़ा कर सकता है, लेकिन अगला सवाल इंटेलेक्चुअली कोई भी यह पूछेगा तो बताइए दूसरा रास्ता क्या है? उस समय भारत कर्ज में डूबा हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हाथ खड़ा कर रहे थे, स्थितियां नाजुक थी, सोना गिरवी रखने की परिस्थिति थी। क्या करते? अगर बाजार की दिशा में भारत को नहीं ले जाते तो क्या करते? लेकिन अगला सवाल यही है कि वह राजनीति जो करप्ट स्थितियों से खुद को बनाती है और राजनीतिक सत्ता पाने के बाद उन्हीं करप्ट स्थितियों को मजबूत करती है जिससे उसकी राजनीतिक सत्ता मौजूद रहे। इसीलिए 93 का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 96 में पहली चार्जशीट, फिर दिसंबर के महीने में दूसरी चार्जशीट, पहली अक्टूबर में, सितंबर में, दिसंबर में, और फिर तीसरी चार्जशीट में नाम जो थे उसमें एक से एक नाम थे। राम लखन यादव, अजीत सिंह, भजन लाल, राम शरण यादव, अभय प्रताप सिंह, हाजी गुलाम मोहम्मद खान। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन नामों को हम ले रहे हैं राजनीतिक तौर पर इनका बड़ा महत्व रहा है। यह एक घटना है। एक दूसरी घटना राहुल गांधी को लेकर जो सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए होते हैं कि वह रियल पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते हैं, वह संत बनकर राजनीति को कैसे साधेंगे। उनको राजनीति साधनी है तो पॉलिटिशियन होना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किल शायद मौजूदा वक्त में राहुल गांधी तो नहीं है, और सबसे अच्छी परिस्थिति मौजूदा वक्त में क्या राहुल गांधी के साथ जुड़ तो नहीं गई है? क्योंकि राहुल गांधी भारत को बदलना चाहते हैं और राजनीति भारत को उसी अवस्था में रखकर खुद को बदलना चाहती है। हर राजनीतिक सत्ता के काल को देखिए और उसमें उनकी पूंजी, उनके करप्शन, उनके दायरे, उनकी रईसी, सबको देखिए। सत्ता मिलने के बाद बढ़ते चले जाते हैं, जनता गरीब से गरीब और होती चली जाती है। इसीलिए एक दूसरी घटना का जिक्र, यह घटना 9 साल पुरानी है। 2013 में इस बात का जिक्र किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया। हमें लगता है कि जो युवा पीढ़ी है जरा समझ ले। इस बात का तो जिक्र होता है कि मनमोहन सिंह उनकी अपनी सरकार के प्रधानमंत्री, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री, लेकिन उस नोटिफिकेशन में था क्या? और यूं ही मोदी नहीं बने हैं मोदी। और इस देश के भीतर में इस बात का जिक्र जो होता है कि मोदी की परिस्थिति को समझना है, अमित शाह की परिस्थिति को समझना है, तो गुजरात की जमीन को खोद कर निकालिए। आपको हकीकी तौर पर उनका राजधर्म, उनकी राजनीति, उनका सत्ता प्रेम और सत्ता तक पहुंचने के सारे रास्ते मिल जाएंगे। वो रियल पॉलिटिक्स है, सत्ता तक जाती है। क्या मॉरल पॉलिटिक्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है? लेकिन दोबारा 2013 को याद जरूर करिए, क्योंकि प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अजय माकन संबोधित कर रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था एक झटके में राहुल गांधी प्रकट हो जाएंगे, और वो प्रकट हुए और उन्होंने पास में रखी अधिसूचना की कॉपी को फाड़ दिया। उस अधिसूचना की कॉपी में क्या लिखा हुआ था और राहुल गांधी ने क्या कहा और क्यों फाड़ दिया, उसको सुनना इसलिए जरूरी है या जानना इसलिए जरूरी है कि दागियों को चुनाव लड़ने की इजाजत वह नोटिफिकेशन दे रहा था। और राहुल गांधी जिस मॉरल पॉलिटिक्स का जिक्र आज करते हैं, इसका मतलब है 9 साल पहले भी कर रहे थे, और 9 साल पहले भी वो एक आदर्श स्थिति इस देश के भीतर खोज रहे थे। और उस वक्त जब उन्होंने नोटिफिकेशन फाड़ा तो उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं इस अध्यादेश पर मेरी निजी राय क्या है, क्योंकि बार बार सवाल हो रहा था कि जो दागी हैं, जो पार्लियामेंट के भीतर आते हैं और हलफनामा देते हैं कि हमारे ऊपर फला फला केस चल रहा है, किसी पर करप्शन का चार्ज है, किसी पर हत्या का आरोप है, किसी पर हत्या के प्रयास का आरोप है, किसी ने महिला का रेप किया हुआ है, किसी ने कौन सा अपराध किया हुआ है, ऐसी परिस्थितियों के साथ दागियों को दोबारा चुनाव लड़ने की परिस्थिति में लाया जाए या ना लाया जाए, पार्लियामेंट ने तय किया कि नहीं, राजनीतिक तौर पर ऐसे आरोप लगते हैं तो लड़ने की इजाजत तो देनी चाहिए। राहुल गांधी को लेकर सवाल उस वक्त था उनकी राय क्या है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन फाड़ा और कहा मैं आपको बताता हूं कि इस अध्यादेश पर मेरी निजी राय क्या है, यह सरासर बकवास है, इसे फाड़ देना चाहिए, मेरी तो यही राय है। और तो और उन्होंने उसके बाद कहा हमारी पार्टी में यह बात चल रही है कि हमें अपने राजनीतिक जरूरत देखते हुए ऐसा करना चाहिए, जो किया गया यानी जो नोटिफिकेशन लाया गया वैसा ही करना चाहिए, सब लोग यही कह रहे हैं। उसकी अगली लाइन कहते हैं कांग्रेस
यही करती है, बीजेपी यही करती है, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड भी यही करते हैं। लेकिन अब बकवास बंद करने का वक्त आ गया है। चाहे मेरी पार्टी हो या बाकी पार्टियां, अगर हम इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो कांग्रेस हो या बीजेपी, हमें ये छोटे छोटे समझौते करना छोड़ना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ओछे समझौते करते रहे तो फिर हम हर जगह समझौते ही करते चले जाएंगे। और देखिए 2014, 2019 और आज 2022 है और आने वाले वक्त में 2024 होगा। इस देश को लेकर कितने सवाल संवैधानिक संस्थानों को लेकर है, न्यायपालिका को लेकर है, मीडिया को लेकर है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर है। एक लिहाज से तहस नहस करती हुई राजनीतिक सत्ता के बारे में हर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी बोलने से कतरा नहीं रही है। लेकिन यह स्थिति यहां तक क्यों आई? जिस पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने के बाद सेंट्रल हॉल में यह भाषण देते हुए कहते हैं कि दागियों को अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने ऊपर जो आरोप हैं उसको साफ करने होंगे और 2015 तक साफ हो जानी चाहिए स्थिति, उसी 2014 की तुलना में 2019 में दागियों की संख्या बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा दागी बीजेपी के साथ होते हैं। बीजेपी के ही सबसे ज्यादा सांसद तो वही होते हैं। यानी मॉरल पॉलिटिक्स का जिक्र राहुल गांधी जो लगातार बीजेपी से हटकर कांग्रेस के भीतर करते हैं, उसका प्रभाव कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी पर पड़ेगा। अगर कांग्रेस इस स्थिति में, यानी मॉरल पॉलिटिक्स की स्थिति में इस देश की सत्ता को अगर संभाल ले, जो कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता तो 150 दिनों में तय कर लेता है, लेकिन उसके बाद के 150 दिनों में दिल्ली की राजनीतिक सत्ता पर वो काबिज हो जाएगी, ये कहने को लेकर बहुत सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन यही वो सवाल है जिससे भारत की राजनीति डरती है, कांपती है। और उसमें वो चाहे बीजेपी के कतार में खड़े हुए नेता हो, चाहे उस दायरे में प्रधानमंत्री मोदी खुद ना हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों ना हो। लेकिन एक फहरिस्त देखिए करप्शन की और करप्शन चार्जेस की। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में ईडी के पास 122 पॉलिटिशियंस की लिस्ट क्यों है और वह बार बार सबको क्यों डराती है? भजन चौटाला कार्यक्रम करने वाले हैं हरियाणा में 25 तारीख को, और माना जा रहा है कि तीसरा मोर्चा वहीं से उदय होगा। कौन आएगा उसमें? शरद पवार, उनके ऊपर ईडी का केस है। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और उनके ऊपर कई तरह के केस शारदा नारदा कांड को लेकर लगे हुए हैं। कौन आएगा उनके साथ? एनसीपी के लंबी कतार है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर कुछ केस सरकार की फाइलों में दफ्त है। तेजस्वी यादव, उनके ऊपर, वह तो जमानत लेने के लिए लगातार एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस रूप में निकल कर आएगी? और दूसरी तरफ राहुल गांधी से 5 घंटे तक अगर ईडी पूछताछ करती है और इस देश के भीतर में ईडी ही पूछताछ अगर सभी से कर रही है और फिर भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, यानी भारत के भीतर में करप्शन एक दाग भी है और एक भारत की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का साधन भी है। अब क्या करेंगे? तो मॉरल पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति इन दो आस्तों में किस तरीके से फंसी हुई है, यह सवाल सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने से नहीं निकलेगा। हम जिस जेएमएम का जिक्र कर रहे थे आज की तारीख में, उसी जेएमएम के साथ कांग्रेस सत्ता संभाले हुए है झारखंड के भीतर में, जबकि हर किसी को पता है कि कोई मुख्यमंत्री अपने नाम पर, और वह डिपार्टमेंट भी जब उसके पास है माइनिंग का, वो कैसे खादान अपने नाम कर सकता है? रांची जिले का अनगढ़ा मौजा, थाना नंबर 26, खाता नंबर 187, प्लॉट नंबर 482, अपने नाम खनन पट्टा वहां के मुख्यमंत्री कर लेते हैं, तो उन पे कौन सा आरोप नहीं लगेगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगेगा, उसके तहत आपराधिक कृत्य माना जाएगा। अलग अलग तरीके से लोक प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम भी उन पे लग जाएगा, उसकी भी कोई धारा लग जाएगी। और ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि जिस तरीके से भारत के भीतर में हर राजनीतिक सत्ता उस दाग को साथ लेकर चल रही है और उस दाग को धोने के लिए भारत की न्यायपालिका तैयार नहीं है, तब सवाल यह आता है, जो कदम लगातार कन्याकुमारी से नजर आ रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या ऐसा संभव है
कि वह स्थिति इस देश के भीतर में तमाम युवाओं को जो बेरोजगार हैं, तमाम मजदूरों को जो महंगाई और बेरोजगारी दोनों का दर्द झेल रहे हैं, वह बुजुर्ग पीढ़ी जो अपने तौर पर अपने भविष्य निधि का पैसा भी अब निकालने की स्थिति में आ गई, उसके पास कुछ कमाने खाने को नहीं है। वो सारे मजदूर जो अभी तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, लेकिन इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब से ढहा है, वो सारे लोग निकलते हुए, क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में बन सकती है कि राजनीतिक सत्ता इस देश का एक मुद्दा बन जाए और मुद्दा बनकर इस देश के जो चुनाव हो, उस चुनाव में मोदी की राजनीतिक सत्ता ही चुनावी मुद्दा हो जाए और इस देश में वोट देने का मतलब बहुत साफ हो कि एक तरफ रियल पॉलिटिक्स है जो दाग को साथ लेकर चलती है, दाग साथ होने पर गौरवान्वित महसूस होती है और फिर उस दाग को मिटाने के नाम पर इस देश के भीतर के तमाम प्रीमियर जांच एजेंसीज का भी इस्तेमाल करती है। एक तरफ यह मुद्दा है, दूसरी तरफ मॉरल पॉलिटिक्स है, यानी नैतिक बल इस देश की जनता के भीतर क्या इतना ज्यादा है कि वह वाकई खड़ी हो जाए और इसी मुद्दे पर इस देश में 2024 के चुनाव हो। यानी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए महंगाई मुद्दा होगा, करप्शन मुद्दा हो, भूल जाइए, मुद्दा होगा मोदी सत्ता और उस दूसरी तरफ रियल और मॉरल पॉलिटिक्स की परिस्थितियां होंगी। तो 2013 का नोटिफिकेशन हो सकता है आपको फाड़ना अच्छा लगने लगे। हो सकता है आपके जहन में सवाल हो कि जेएमएम की स्थिति जब 1993 में ऐसी थी तो आज वो ठीक कैसे होगी, और अगर खादान अपने नाम कर लिया गया तो ये करप्शन की तो कई स्टेजेस हैं। इस दिशा में भारत की राजनीति चल रही है, लेकिन राजनीतिक सत्ता के मौजूदा वक्त में जो मोदी सत्ता की जो कद है, उसकी परछाई में वो सारे करप्शन छुपते चले जा रहे हैं जो अलग अलग राज्यों के राजनीतिज्ञ और राजनेता और नेतागण अपने कार्यों से कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि कॉरपोरेट को इस देश के हाथों दे दिया जा रहा है, मसला यह है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने और डेमोक्रेसी एस्पेक्ट ने इस देश की पॉलिटिकल पार्टी को सारे पावर दिए हैं और वही पॉलिटिकल पार्टी और उसी के पावर इस देश में एक इशू बन गए हैं। और उस इशू के रास्ते इस देश के भीतर में क्या वाकई उस रियल पॉलिटिक्स को खारिज करने का वक्त आ गया है जो लोकतंत्र की हिमायती नहीं है लेकिन देशभक्ति की हिमायती है। कमाल की परिस्थिति है, तय इस देश को करना होगा, क्योंकि जो इस देश की परिस्थितियां बतलाती हैं वह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इस बात का जिक्र हम अक्सर करते हैं, हमारी टीम ने जिस पर किया, इस पर कभी पूरा प्रोग्राम बनाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, बीते 3 बरस में इस देश के भीतर में जितने भी विधायक हुए, लगभग 4270 विधायक मौजूदा वक्त में, अगर आप इस लिहाज से समझिए तो ये मानकर चलिए कि 4, 8, 12 लगभग 13-14 हजार विधायकों की जो लिस्ट निकल कर आई, उसमें आपको जानकर हैरत होगी लगभग 72% पॉलिटिशियंस के पास दुकान, मकान, रियल एस्टेट, मॉल, सिनेमा हॉल, इस देश के भीतर में व्यापार, खादान, इस देश के भीतर में जो भी बिजनेस के धंधे हैं, राजनीतिक तौर पर तमाम पॉलिटिशियन उन धंधों से जुड़े हुए हैं और वो पूरे तरीके से निश्चिंत हैं, कमाई होती रहेगी, राजनीति करना शुरू कर दीजिए। अपनी पेट की आग के साथ राजनीति भारत में कोई कर नहीं सकता है और रियल पॉलिटिक्स कहती है अपनी कमाई के रास्ते दूसरे खोजिए और राजनीति इस लिहाज से कीजिए जहां पे ईमानदारी का नारा लगा सके, चाहे पीछे भ्रष्टाचार कर रहे हों। इसीलिए रियल पॉलिटिक्स या मॉरल पॉलिटिक्स तय तो करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।